गुड मॉर्निंग बच्चों। नमस्कार। जय हिंद। सबको मेरे ओर से शुभकामनाएं हैं। ज्योति गुड मॉर्निंग। नीतीश पाठक गुड मॉर्निंग। जितना जल्दी हो सके आप लोग लाइव हो जाइए। डू फास्ट। ज्योति गुड मॉर्निंग। प्रियंका गुड मॉर्निंग। बच्चों आइए हम लोग अपने विषय पर बात करते हैं। और आज का विषय होगा, जैसा कि कल मैंने बताया था, कि ब्रिटिश काल में किस तरह से भारत के परंपरागत उद्योग नष्ट हो गए, तबाह हो गए और अपने अस्तित्व को खो दिए। इसको हम कहते हैं विऔद्योगीकरण की प्रक्रिया। इसको हम कहते हैं विऔद्योगीकरण की प्रक्रिया। तो आइए आज हम इस विषय पर बात करेंगे। और जब हम किसी टॉपिक को इंपॉर्टेंट बताते हैं तो उसके पीछे मेरा एक उद्देश्य होता है। और उद्देश्य ये होता है कि हम पहले देखते हैं कि बीते वर्षों में इस टॉपिक से प्रश्न पूछे गए हैं कि नहीं। जब हम देखते हैं कि कई बार प्रश्न पूछे गए हैं, तब मुझे लगता है कि बच्चों के साथ ये शेयर होना चाहिए कि ये टॉपिक उनके लिए महत्वपूर्ण है। ध्यान दीजिए, ठीक है। यानी आज का विषय होगा विऔद्योगीकरण। विऔद्योगीकरण, जिसको अंग्रेजी में हम कहते हैं डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन भी कहते हैं। सामान्य अर्थों में इसे हम कह सकते हैं ब्रिटिश काल में भारतीय हस्तशिल्प उद्योगों का विनाश। उद्योगों का विनाश, ठीक है। मीन्स डिस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज इन ब्रिटिश इंडिया। ठीक है। ये हम लोग का टॉपिक है। और इस टॉपिक से हम देखेंगे
इस टॉपिक से हम देखेंगे तो कई बार सवाल पूछे गए हैं, देख लेते हैं हम। देखिए, ये क्वेश्चन जो है 2016 का है। ये सवाल जो आया है ये 2016 में पूछा है, 2016 में। यूपीएससी हिस्ट्री ऑप्शनल 2016 में क्या पूछा है। यदि आपके पास यह किताब होगा तो आप देख सकते हैं। सवाल पूछा है कि उन्नीसवीं सदी के दौरान 19वीं सदी के दौरान भारत में एक महत्वपूर्ण घटना घटी जो औद्योगिकरण कहलाई। इस घटना के लिए उत्तरदायी कारणों का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। यह सवाल आया है 2016 यूपीएससी परीक्षा हिस्ट्री ऑप्शनल में पूछा है। ठीक है, नंबर 1 एक बार आया है। नंबर 2 2012 में आया है, 2016 हो गया, फिर आया है 2012 में। देखिए 4 साल का अंतर है। 2012 4 साल के बाद 16 है ना। इसका मतलब कि 2020 में यह सवाल आएगा, फिर 4 साल का गैप हो गया। ठीक है, यानी कि 2020 में संभावना बन रहा है जो इस बार एग्जाम होने वाला है, क्योंकि 4 साल का गैप पर यह सवाल आ रहा है। इसके बाद 2010 में, इसके बाद 2010 में आया है, 2010 में। फिर 2001 में आया है, 2001 में आया है। ठीक है, ठीक है, यानी इस चैप्टर से कुल 10 क्वेश्चन पूछे गए हैं।
10 प्रश्न पूछे गए हैं और इसलिए यह हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। इसको हम लोग पढ़ेंगे ध्यान से, ध्यान दीजिएगा। आप देखिए, सवाल देखिए, सवाल के बाद ही हम शुरू करेंगे। सवाल कहता है कि 19वीं सेंचुरी में, क्या 19वीं सेंचुरी में भारत में, 19वीं सेंचुरी में भारत में एक महत्वपूर्ण घटना घटी, एक महत्वपूर्ण घटना घटी जिसे हम औद्योगिकरण कहते हैं, जिसे हम औद्योगिकरण कहते हैं। आगे क्या कहता है? आगे कहता है, ध्यान से सुनिए बात को। देखिए बच्चों, हमेशा इस बात को ध्यान रखना, यदि आप लिखना जान गए कि प्रश्न का उत्तर कैसे लिखना है, तो इसका कोई अर्थ नहीं होता है कि आप इतिहास लिखते हैं, कि आप निबंध लिखते हैं, कि आप विज्ञान लिखते हैं, कि आप पॉलिटी लिखते हैं। बस लिखना जान गए आप, तो चाहे जो विषय हो उतना ही सुंदर आप लिखेंगे। ध्यान दीजिएगा, क्योंकि सोचिए, एग्जाम्पल देते हैं कि मान लीजिए मुझे ड्राइविंग आती है, मुझे ड्राइविंग आती है। प्रियंका सुनो, मान लो प्रियंका तुम कार चलाती हो, तुम्हें कार चलाना आता है, तो प्रियंका तुम्हारे लिए फॉर्च्यूनर, ऑडी, है ना, या मर्सिडीज का कोई मतलब नहीं, बिकॉज यू नो हाउ टू ड्राइव ए कार, क्योंकि तुम जानती हो कि कार कैसे चलाया जाता है। द सेम थिंग इज हियर, ठीक वैसा ही चीज यहां भी। वंस यू नो हाउ टू राइट, एक बार जान जाते हैं आंसर कैसे लिखना है, तो फिर चाहे जो विषय हो, यू कैन राइट बेटर। इसलिए मेरी बातों को ध्यान से सुनना। पहले हमें प्रश्न पर अपने पैनी नजर को रखना है कि प्रश्न का मांग क्या है, इसमें क्या संदेश है, ये हमसे क्या अपेक्षा कर रहा है। तो हम पढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। 19वीं सेंचुरी में भारत में एक महत्वपूर्ण घटना घटित हुई जिसे हम औद्योगिकरण कहते हैं। आगे क्या कहता है? इस घटना के पीछे या इस घटना के लिए उत्तरदायी मीन्स रिस्पॉन्सिबल कारण क्या थे, उनका आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। देखिए, उनका आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि देखिए, ये है औद्योगिकरण है, औद्योगिकरण है। ये क्या है? एक महत्वपूर्ण घटना है। 19वीं सेंचुरी का एक महत्वपूर्ण घटना है। ठीक, प्रश्नानुसार इसके लिए उत्तरदायी कारण क्या थे? इसके लिए उत्तरदायी कारण क्या थे? उनका आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। इसका मतलब हुआ कि मान लीजिए कारण 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया।
ये 4 कारण हो गए, लेकिन इनका परीक्षण करना है आलोचनात्मक, क्योंकि जो भारतीय लेखक हैं उनके अनुसार जो ब्रिटिश सरकार है वह इसके लिए दोषी है, लेकिन जो पश्चिमी लेखक हैं उनके अनुसार इसमें ब्रिटिश सरकार का कोई भूमिका नहीं। तो हम क्या करेंगे? हम सबसे पहले इस प्रश्न में विऔद्योगिकरण के लिए जो उत्तरदायी कारण हैं उनको हम बताएंगे। पहला मेरा पैरा होगा। दूसरा पैरा कि ब्रिटिश सरकार के समर्थक जो इतिहासकार हैं वो क्या कहते हैं, दूसरा पैरा। और तीसरा भारतीय इतिहासकार हैं वो क्या कहते हैं। और चौथा निष्कर्ष यानी परीक्षण की सच्चाई क्या है। यही इस प्रश्न का उत्तर होगा, क्योंकि आप कहते हैं ना कि ब्रिटिश सरकार उत्तरदायी है, लेकिन जो ब्रिटिश सरकार के इतिहासकार है वो तो नहीं मानते हैं। तो फिर आप जो कहते हैं आपकी बातों को जो समर्थक इतिहासकार है वो नहीं मानते हैं। तो दोनों के विचारों का परीक्षण होना चाहिए कि सच्चाई क्या है, और वही आपका निष्कर्ष होगा। तो जहां भी यह शब्दावली आएगा आलोचनात्मक परीक्षण करना, वहां पक्ष का और विपक्ष का दोनों का आप तुलना करेंगे कि जो पक्षकार है वो क्या कहते हैं, जो आलोचक है वो क्या कहते हैं, और दोनों को मिला करके उनके बीच से आप एक निष्कर्ष निकालेंगे। यही सबसे तर्कसंगत तरीका होता है, और नहीं तो आपका आंसर अधूरा माना जाएगा। कारण कि आपने उल्लेख तो किया है लेकिन आपने परीक्षण नहीं किया है। अब प्रश्न कहता है परीक्षण कीजिए, कैसा? आलोचनात्मक, यानी सच्चाई कहां पर है। और इसके लिए दोनों पक्षों को आपको देखना होगा, देन ओनली ये माना जाएगा कि योर एग्जामिनेशन इज साउंड, आपका परीक्षण सही। तो आइए बच्चों, सबसे पहले हम इस पूरे कहानी को आपके सामने रखते हैं, और इसके बाद हम और कुछ क्वेश्चन देंगे आपको। एक तो हमने सवाल बताया आपको, और बहुत सारा क्वेश्चन हम बताएंगे आपको, ठीक है? तो आइए हम इस विषय को शुरू करते हैं, ठीक? मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है ना? मेरी आवाज आप लोग सब लोग सुन पा रहे हैं? ठीक है। और दूसरी बात बताइए कि बहुत फास्ट तो नहीं है ना, बहुत तेज तो नहीं है, मतलब आप आराम से सुन पा रहे हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? ठीक है, ओके। देखिए, विऔद्योगिकरण ठीक है। मेरा सबसे पहला सवाल, विऔद्योगिकरण का अर्थ क्या है? का अर्थ क्या है? इट्स मीनिंग, इसका आशय क्या है? दूसरा सवाल है मेरा, कब और किसके द्वारा प्लस कहां से
प्लस कहां से? ठीक है, इसके बाद मेरा अगला सवाल होगा, इसके पीछे कारण क्या है? बी औद्योगिकरण के लिए कारण क्या है? और इसके बाद इतिहास लेखन या हिस्टोरिकल डिबेट, इतिहास लेखन अर्थात हिस्टोरिकल डिबेट। नंबर 1, पश्चिमी लेखक और दूसरा पार्टी है राष्ट्रवादी लेखक। और इसके बाद अंतिम सवाल होगा बी औद्योगिकरण का प्रभाव। इस फ्रेम को आप बना लीजिए, क्योंकि इसी फ्रेम पर हमें बातचीत करना है। ठीक है, ठीक है बच्चों, हो गया। आप देखिए, अब सबसे पहले हम चर्चा करते हैं कि बी औद्योगिकरण होता क्या है। बी औद्योगिकरण होता क्या है? व्हाट इज डी इंडस्ट्रियलाइजेशन? व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म डी इंडस्ट्रियलाइजेशन? बी औद्योगिकरण का अर्थ क्या होता है, उसका आशय क्या होता है? चलिए आप बताइए, आप लोग बताइए कि बी औद्योगिकरण का अर्थ क्या होता है? बी औद्योगिकरण का अर्थ क्या होता है? डू फास्ट। बोलिए जल्दी, बी औद्योगिकरण का अर्थ क्या होता है? ज्योति ने कहा इंडियन इंडस्ट्री का नाश, अमन ने कहा इंडस्ट्री का ह्रास। वेरी गुड प्रियंका, बहुत बढ़िया उत्तर आया है प्रियंका की ओर से, बहुत सुंदर उत्तर, बहुत बढ़िया। प्रियंका ने लिखा है कि इसका आशय होता है। देखिए प्रियंका ने बहुत सुंदर आंसर दिया है, कंप्लीट आंसर दिया है। देखिए बच्चों, आप में से बहुत सारे बच्चों ने लिखा है कि भारतीय उद्योगों का नाश। यह उत्तर इनकम्प्लीट है। प्रियंका ने बहुत सुंदर उत्तर दिया है। उसका उत्तर है कि पुराने उद्योगों का विनाश तथा उस स्थान पर किसी नए उद्योग को नहीं आना यह कंप्लीट है जो प्रियंका ने बताया है। बहुत बढ़िया। देखिए बच्चों, जो बी औद्योगिकरण है उसका सामान्य अर्थ होता है कि मान लीजिए ये उद्योग है, इंडस्ट्री है, यह समाप्त हो जाता है और इसके स्थान पर
किसी नवीन उद्योग का विकास नहीं होता है। इसके स्थान पर किसी नवीन उद्योगों का विकास नहीं होता है। पहले वाला तो समाप्त हो गया, जो परंपरागत है वो समाप्त हो गया, जो पहले से विद्यमान है वो नष्ट हो गया, विनिष्ट हो गया, लुप्त हो गया। लेकिन उसके विस्थापन के बाद, मेरे शब्दावली पर ध्यान दीजिएगा, पुराने उद्योग लुप्त हो गए, विनिष्ट हो गए, लेकिन उनके विस्थापन के स्थान पर किसी नवीन उद्योग का सृजन नहीं हुआ, किसी नवीन उद्योग का विकास नहीं हुआ। दिस इज व्हाट, दिस इज बी औद्योगिकरण। इसे कहते हैं बी औद्योगिकरण कहते हैं। बच्चों, यदि आपको हिंदी का समझ है तो संधि विच्छेद के माध्यम से भी इसका अर्थ निकाला जा सकता है। संधि विच्छेद के माध्यम से इसके अर्थ को जाना जा सकता है। आप देखिए ध्यान से, यह वी लिखा हुआ है, अब विधन औद्योगिकरण, विधन औद्योगिकरण। देखिए, ये वी हो गया, जोड़ औद्योगिकरण। अब देखिए, बराबर बी औद्योगिकरण। इस बी का मतलब होता है नो, इसका मतलब होता है नहीं, इसका मतलब होता है नो नहीं। इसका मतलब पूरा शब्दावली का अर्थ हुआ कि उद्योगों का विकास नहीं हुआ। इस पूरा शब्दावली का अर्थ होता है उद्योगों का विकास नहीं हुआ, और इसलिए इस पूरे प्रक्रिया को कहा गया बी औद्योगिकरण। The whole process came to be known as de-industrialization. पूरे प्रक्रिया को कहा गया बी औद्योगिकरण। कारण बी मतलब नो, औद्योगिकरण यानी उद्योगों का विकास नहीं हुआ। तो चलिए इसको आप नोट कर लीजिए, मैं बोलता हूं जल्दीबाजी में। लिखिए, बी औद्योगिकरण का सामान्य अर्थ है, बी औद्योगिकरण का सामान्य अर्थ है, बी औद्योगिकरण का सामान्य अर्थ है, बी औद्योगिकरण का सामान्य अर्थ है डैश दे करके, डैश, लिखिए, परंपरागत, परंपरागत उद्योगों का, परंपरागत उद्योगों के ह्रास होने के बाद, परंपरागत उद्योगों के ह्रास होने के बाद उनके स्थान पर, उनके स्थान पर किसी नवीन उद्योग का, किसी नवीन उद्योग का विकास न होना, किसी नवीन उद्योग का विकास न होना, किसी नवीन उद्योग का विकास न होना, फुल स्टॉप, फुल स्टॉप। सेकंड पॉइंट, सेकंड पॉइंट है कब, किसके द्वारा, कहां से, कब
किसके द्वारा, कहां से, कब, किसके द्वारा, कहां से। 1757 के बाद, 1757 के बाद जब ब्रिटिश कंपनी पलासी के वॉर के बाद, 1757 के बाद जब ब्रिटिश कंपनी पलासी के वॉर के बाद, पलासी के युद्ध के बाद बंगाल पर अप्रत्यक्ष रूप से, पलासी युद्ध के बाद बंगाल पर अप्रत्यक्ष रूप से अपना राजनीतिक प्रभाव स्थापित कर लिया, बंगाल पर अप्रत्यक्ष रूप से अपना प्रभाव स्थापित कर लिया। यानी बच्चों, ये तीनों सवालों का आंसर आपने लिख लिया। जगह का नाम बंगाल हो गया, कहां से, बंगाल से, किसके द्वारा, ब्रिटिश कंपनी के द्वारा, कब, 1757 के बाद। ठीक है। अब अगला सवाल है कि औद्योगिकरण के लिए उत्तरदायी कारण क्या थे। औद्योगिकरण के लिए उत्तरदायी कारण क्या थे। ठीक है ना। यानी हम लोग का चर्चा का विषय होगा उत्तरदायी कारण। यानी रिस्पॉन्सिबल कॉजेज फॉर दी डी-इंडस्ट्रियलाइजेशन। ठीक है। सबसे पहला कारण पलासी युद्ध के बाद बंगाल पर ब्रिटिश कंपनी का राजनीतिक प्रभाव स्थापित। पलासी युद्ध के बाद बंगाल पर ब्रिटिश कंपनी का राजनीतिक प्रभाव स्थापित। इसको हम लोग समझते हैं, फिर अगला पॉइंट लेंगे। लिखिए पलासी युद्ध के बाद ब्रिटिश कंपनी का बंगाल के राजनीति पर, बंगाल के राजनीतिक व्यवस्था पर, अप्रत्यक्ष रूप से
अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव स्थापित हो गया, अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव स्थापित हो गया। और कंपनी अपनी आर्थिक हितों को बढ़ाने के लिए इस राजनीतिक प्रभाव का प्रयोग करना शुरू कर दिया, इस राजनीतिक प्रभाव का प्रयोग करना शुरू कर दिया। एक डैश दीजिए, डैश देकर लिखिए नंबर वन, बंगाल के बुनकरों को कम दाम में उनके वस्तुओं को बेचने के लिए बाध्य करना, बेचने के लिए बाध्य करना। नंबर टू, बुनकरों को अग्रिम राशि ब्रैकेट में ददनी देकर कंपनी के लिए काम करने हेतु बाध्य करना। नंबर 3, बंगाल में उपलब्ध कच्चा माल पर अधिकार करना। हो गया? पैरा बदलिए, पैरा बदलना है और इसके बाद लिखना है परिणाम स्वरूप बंगाल के बुनकर या तो काम छोड़ दिए या अपना अंगूठा काट लिए। हो गया? बस अब 1 मिनट समझिए, फिर हम अगला पॉइंट लेंगे। बस 1 मिनट देखिए, जब बंगाल में, बस 1 मिनट,
जब बंगाल में पलासी के वार के बाद जब ब्रिटिश कंपनी का राजनीतिक प्रभाव स्थापित हो गया और बंगाल का नवाब उनका कठपुतली बन गया, लाइक मिर्जाफर, तो ब्रिटिश कंपनी ने इस राजनीतिक शक्ति का प्रयोग अपने आर्थिक हितों को बढ़ाने के लिए किया। जैसे नंबर 1, बंगाल में बहुत पहले से कपड़ा का उद्योग था। ढाका, मुर्शिदाबाद के कपड़े विदेशों में निर्यात होते थे। कौन नहीं जानता था कि बंगाल में कॉटन, सिल्क इतना डेवलप्ड। लेकिन जब से पलासी बक्सर के बाद बंगाल के राजनीति पर इस वाणिज्यवादी कंपनी का, शब्दावली पर ध्यान देना, इस वाणिज्यवादी कंपनी का राजनीतिक प्रभाव स्थापित हो गया, तब से बंगाल में यह परंपरागत उद्योग अब नष्ट होने लगा। कैसे? नंबर 1, बंगाल के बुनकरों को, जो बंगाल के बुनकर थे, जो कताई बुनाई का काम करते थे, उनको बाध्य किया गया कि तुम्हें इतने पैसे में अपने सामान को बेचना होगा। बुनकर कहता है कि साहेब, इस सामान को बनाने में मेरा 500 रुपए खर्च हुए हैं। सामग्री लगाया है, सामग्री का दाम अलग है, जो हमने दिन रात मेहनत किया उसका दाम अलग है। तो साहब, इसमें कुल जो है मूल्य 500 रुपए है। मैं अधिक से अधिक इसे 450 रुपए में बेच सकता हूं, यानी 450 रुपए से नीचे हम नहीं बेच सकते। अंग्रेज कहते नो, यू हैव टू सेल दिस ऑब्जेक्ट नॉट मोर देन 200 रुपीज। तुम्हें इस सामान को 200 रुपए से अधिक मूल्य में नहीं बेचना होगा, नहीं तो ये कोड़ा है, कोड़ा से मारना शुरू करेंगे। वो बेचारा मजबूर होकर के बेचा, क्योंकि अब तो नवाब भी नहीं। पहले था कि चलो कोई धमकाता है तो नवाब से कहेंगे, नवाब के अधिकारियों से शिकायत करेंगे। लेकिन जब नवाब खुद ही ब्रिटिश कंपनी का पपेट बन चुका है, कठपुतली बन चुका है, तो मुझे कौन बचाएगा? नंबर 1 रीजन। नंबर 2, ददनी। ददनी का मतलब होता है एडवांस पेमेंट। ये पीटी में कई बार पूछा है, व्हाट इज ददनी? ददनी को हिंदी में कहते हैं अग्रिम राशि देना। अग्रिम राशि देना, एडवांस पेमेंट। एडवांस पेमेंट, एडवांस पेमेंट। नीतीश, ददनी शब्द का अर्थ होता है, सुनो जरा, कि हमने नीतीश पाठक को 1000 रुपए दे दिया और हमने नीतीश से कह दिया कि भाई आपको मेरे लिए काम करना होगा। अब आप 1500 रुपए में किसी दूसरे का काम नहीं करेंगे। ऐसा नहीं होगा कि कोई 1500 देगा तो उसका काम करेंगे, नो। ये 1000 रुपया एडवांस है और मैं आपको बुक करता हूं कि आप मेरे लिए काम करो। इसको कहते हैं ददनी। यानी ब्रिटिश कंपनी ने बंगाल के बुनकरों को अग्रिम राशि प्रदान किया, ददनी, और जिसके जरिए उनके लिबर्टी पर, उनके काम की लिबर्टी पर पाबंदी लगा दिया।
अब वे बेचारे कहीं जा नहीं सकते थे। नंबर 2, नंबर 3, ब्रिटिश कंपनी के द्वारा बंगाल में जो कच्चा माल उपलब्ध था उस पर भी एकाधिकार कर लिया गया। अब सोचिए, एक अंग्रेज व्यापारी जाता है तो उसको कच्चा माल कम पैसे में प्राप्त हो जाता है। जब कोई भारतीय व्यापारी जाता है तो उसको उसी कच्चा माल के लिए अधिक पैसा देना पड़ता है। तो सीधी सी बात है कि जो भारतीय व्यापारी होगा उसका सामान बनाने में जो लागत होगा वो अधिक होगा, क्योंकि हमने कच्चा माल का अधिक पैसा दिया है। तो जब हम सामान बनाएंगे तो हमारा जो लागत होगा वो अधिक होगा। जब लागत अधिक होगा तो हम उस वस्तु का मूल्य, उसका कीमत, उसका प्राइस अधिक रखेंगे, और जिसका परिणाम होगा कि बाजार में उसका मांग घट जाएगा। और अंग्रेज व्यापारी चूंकि कम पैसे में कच्चा माल खरीद लेते थे और इसलिए उनका लागत जो है कम होता था, और इसलिए उनके सामान का दाम भी कम हो गया। तो बाजार में प्रतिस्पर्धा होगा तो सीधी सी बात है कि जब हमको ये कोट, ये जैकेट हमको कम पैसे में मिलेगा तो हम इसी के लिए अधिक पैसा क्यों देंगे। ये पहला कारण था। ये क्या था? पहला कारण था। दूसरा कारण था, दूसरा कारण इंग्लैंड में होने वाली औद्योगिक क्रांति, औद्योगिक क्रांति, इंग्लैंड में होने वाली औद्योगिक क्रांति, ये दूसरा कारण था। इसमें आप देखेंगे आधुनिक विज्ञान प्लस तकनीकी प्लस श्रम शक्ति के द्वारा उत्पादन की प्रक्रिया में अप्रत्याशित वृद्धि हुई। जिसके कारण कच्चा माल प्लस बाजार की आवश्यकता बढ़ गई। लिखिए, इंग्लैंड में होने वाली औद्योगिक क्रांति, लिखिए, आधुनिक विज्ञान प्लस तकनीकी प्लस श्रम शक्ति
के द्वारा उत्पादन की प्रक्रिया में अप्रत्याशित वृद्धि हुई। उत्पादन की प्रक्रिया में अप्रत्याशित वृद्धि हुई, जिसके फलस्वरूप ब्रिटिश उद्योगों को कच्चा माल तथा एक बड़ा बाजार की आवश्यकता पड़ गई। एक बड़ा बाजार की आवश्यकता पड़ गई। एक बड़ा बाजार की आवश्यकता पड़ गई, जिसका परिणाम हुआ कि औद्योगिक पूंजीवाद की नीति के तहत, औद्योगिक पूंजीवाद की नीति के तहत भारत को कच्चा माल का सप्लायर, कच्चा माल का आपूर्तिकर्ता तथा ब्रिटिश वस्तुओं के लिए एक बाजार में तब्दील कर दिया गया। ब्रिटिश वस्तुओं के लिए एक बाजार में तब्दील कर दिया गया, एक बाजार में बदल दिया गया, एक बाजार में बदल दिया गया। और भारतीय उद्योग नष्ट होने लगे, और भारतीय उद्योग नष्ट होने लगे, और भारतीय उद्योग नष्ट होने लगे। लेकिन उनके जगह पर, लेकिन उनके स्थान पर किसी नए उद्योग का न तो प्रोत्साहन और न ही विकास किया गया। न तो प्रोत्साहन और न ही विकास किया गया। न तो प्रोत्साहन और न ही विकास किया गया। फुल स्टॉप। इसको समझ लीजिए, फिर हम बताते हैं आगे। देखिए, समझिए बस 1 मिनट में। एटीन सेंचुरी के हाफ में, 18th सेंचुरी के सेकेंड हाफ में इंग्लैंड में शुरू हो गई औद्योगिक क्रांति। इंग्लैंड में शुरू हो गई औद्योगिक क्रांति। ठीक है। इसलिए क्योंकि जो इंग्लैंड के उद्योग थे, इंग्लैंड के उद्योगों में
स्पिनिंग जेनी, पावर लूम, वाटर फ्रेम जैसे आधुनिक मशीनों का प्रयोग हुआ, आधुनिक मशीनों का प्रयोग हुआ, जिसने ब्रिटिश उद्योगों को श्रम आधारित से मशीन आधारित बना दिया, बना दिया। देखिए 18वीं सेंचुरी के सेकेंड हाफ में इंग्लैंड में शुरू हो गई औद्योगिक क्रांति, जिसमें उद्योगों में स्पिनिंग जेनी, पावर लूम, वाटर फ्रेम जैसे आधुनिक मशीनों का प्रयोग हुआ, जिसके कारण ब्रिटिश उद्योग श्रम आधारित, लेबर बेस्ड श्रम आधारित से बन गए मशीन आधारित। पहले क्या थे? लेबर बेस्ड, हाथों से चलते थे, अब बन गए मशीन आधारित। परिणाम स्वरूप क्या हुआ? परिणाम स्वरूप कच्चा माल, बाजार, इन दोनों की मांग बढ़ गई, फिर क्या हुआ? यह इंग्लैंड है, यहां पर इनके लिए कच्चा माल कम पड़ गया, और बाजार भी छोटा हो गया। परिणाम ये इंडिया हो गया। कच्चा माल कहां से आएगा? इंडिया से। बाजार कहां से आएगा? इंडिया से। एंड दिस इज नॉन एज, इसको ही कहते हैं औद्योगिक पूंजीवाद कहते हैं। इसे कहते हैं औद्योगिक पूंजीवाद कहते हैं। इसे कहते हैं औद्योगिक पूंजीवाद कहते हैं। ठीक है, इज इट क्लियर? और इसका परिणाम क्या हुआ? इसका परिणाम हुआ कि भारत के परंपरागत उद्योग तबाह हो गए और उनके जगह पर किसी नवीन उद्योग का विकास नहीं हुआ। तो इंडिया बिकेम ए सप्लायर नेशन। इंडिया बिकेम ए नेशन टू गिव देम मार्केट। इंडिया बन गया उनके लिए बाजार और उनके लिए कच्चा माल का सप्लायर। ये हमारा सेकंड पॉइंट। और यहां पर एक क्वेश्चन लिखिए आप,
यहां पर एक क्वेश्चन लिखिए, लिखिए 19वीं सेंचुरी में 19वीं सेंचुरी में भारत के परंपरागत हस्तशिल्प उद्योग नष्ट हो गए, क्योंकि इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति हो चुकी थी। औद्योगिक क्रांति हो चुकी थी। औद्योगिक क्रांति हो चुकी थी। 150 शब्द 150 शब्द 150 शब्द 150 शब्द ठीक है, इसको लिखिएगा आप। राइट, अब मैं लेता हूं अगला पॉइंट मैं लेता हूं। अगला पॉइंट है नंबर 3, दोषपूर्ण प्रशुल्क नीति। दोषपूर्ण प्रशुल्क नीति। दोषपूर्ण प्रशुल्क नीति। डिफेक्टिव टैरिफ पॉलिसी। डिफेक्टिव टैरिफ पॉलिसी लिखिए, पहले लिखिए फिर समझाएंगे। लिखिए, इंग्लैंड में होने वाली औद्योगिक क्रांति के उपरांत इंग्लैंड में वाणिज्यवाद के विरुद्ध, इंग्लैंड में वाणिज्यवादी पूंजी के सापेक्ष, इंग्लैंड में वाणिज्यवादी पूंजी के सापेक्ष मुक्त व्यापार पर आधारित पूंजीवाद को अनुकूल आधार प्राप्त हुआ। मुक्त व्यापार पर आधारित पूंजीवाद को अनुकूल आधार प्राप्त हुआ, जिसको प्रसिद्ध ब्रिटिश अर्थशास्त्री
एडम स्मिथ ने भी समर्थन किया। एडम स्मिथ ने भी द वेल्थ ऑफ नेशन में समर्थन किया, जिसको एडम स्मिथ ने भी अपना प्रसिद्ध रचना वेल्थ ऑफ नेशन, इस किताब को आप सिंगल इन्वर्टेड कोमा में रखना, इस किताब को सिंगल इन्वर्टेड कोमा में रखना है। अपना प्रसिद्ध रचना वेल्थ ऑफ नेशन में समर्थन किया है, जिसको लेसेज फेयर का सिद्धांत कहा गया, जिसको लेसेज फेयर का सिद्धांत कहा गया, जिसको लेसेज फेयर का सिद्धांत कहा गया, लेसेज फेयर का सिद्धांत कहा गया। राइट, फुल स्टॉप। 1813 में और 1833 में, 1813 में और 1833 में ब्रिटिश सरकार के द्वारा 2 अधिनियम पारित किए गए, 2 अधिनियम पारित किए गए, 2 अधिनियम पारित किए गए, जिसका परिणाम हुआ नंबर 1, पहला, जिसका परिणाम हुआ नंबर 1, भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का, भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार पर एकाधिकार समाप्त हो गया, व्यापार पर एकाधिकार समाप्त हो गया। एकाधिकार समाप्त हो गया। नंबर 2, भारतीय बाजार को इंग्लैंड के लिए खोल दिया गया। भारतीय बाजार को इंग्लैंड के लिए खोल दिया गया, इंग्लैंड के लिए खोल दिया गया। पैरा बदल करके, जिसका परिणाम हुआ कि भारतीय बाजार ब्रिटिश फैक्ट्रियों में निर्मित सस्ते उत्पादों से, ब्रिटिश फैक्ट्रियों में निर्मित सस्ते उत्पादों से भर गया, सस्ते उत्पादों से भर गया, सस्ते उत्पादों से भर गया। क्योंकि भारत में ब्रिटिश सरकार की प्रशुल्क नीति, ब्रिटिश सरकार की प्रशुल्क नीति साम्राज्यवादी शोषणकारी हितों से जुड़ा था। क्योंकि भारत में ब्रिटिश सरकार की आर्थिक नीति लिखना, ब्रिटिश सरकार की आर्थिक नीति साम्राज्यवादी शोषणकारी हितों से जुड़ा था।
जिसके तहत भारत में आयात होने वाली ब्रिटिश उत्पादों पर, भारत में आयात होने वाली ब्रिटिश उत्पादों पर आयात कर बहुत कम रखा गया, जबकि भारत से इंग्लैंड जाने वाली वस्तुओं पर, भारत से इंग्लैंड जाने वाली वस्तुओं पर अधिक कर आरोपित किया गया। एक अध्ययन के अनुसार नंबर वन 1813 में लगभग 11 लाख पाउंड 1813 में लगभग 11 लाख पाउंड मूल्य के ब्रिटिश उत्पादों का भारत में आयात हुआ। 11 लाख पाउंड मूल्य के ब्रिटिश उत्पादों का भारत में आयात हुआ। जबकि 1865 में यह बढ़कर लगभग 63 लाख पाउंड हो गया। 1865 में यह बढ़कर लगभग 63 लाख पाउंड हो गया। नंबर टू भारत में ब्रिटिश सूती वस्त्र तथा रेशमी वस्त्र के आयात पर क्रमशः 3.5% और 2%, 3.5% और 2% कर लगाया गया, टैक्स लगाया गया, यानी इंपोर्ट टैक्स। ये क्या है? आयात कर। जबकि इंग्लैंड में इन्हीं वस्तुओं के निर्यात पर, भारत से निर्यात पर
जबकि इंग्लैंड में इन्हीं वस्तुओं के भारत से निर्यात पर क्रमशः 20-20% रखा गया, क्रमशः 20-20% कर लगाया गया, क्रमशः 20-20% कर लगाया गया। क्रमशः 20-20% कर लगाया गया और बाद में ये तो और बढ़ गया, और बाद में ये तो और बढ़ गया, बाद में ये तो और बढ़ गया। नेक्स्ट देखिए, भारतीय राजनेता शशि थरूर, भारतीय राजनेता शशि थरूर ने अपनी प्रसिद्ध रचना जिसे अपनी प्रसिद्ध रचना एन एरा ऑफ डार्कनेस, एन एरा ऑफ डार्कनेस, एन एरा ऑफ डार्कनेस, द ब्रिटिश एम्पायर, द ब्रिटिश एम्पायर, जिसे साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जिसे साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जिसे साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया, में लिखा है में लिखा है कि नंबर 1, 1750 के लगभग 1750 के लगभग भारत से 16 मिलियन रुपीज, भारत से 16 मिलियन रुपीज, 16 मिलियन रुपीज मूल्य के सूती कपड़ों का निर्यात होता था, जिसमें से लगभग 16 मिलियन रुपीज के सूती कपड़ों का निर्यात होता था, जिसमें से लगभग 5 से 6 मिलियन रुपीज के सूती कपड़े, पूरा 16 है, जिसमें से 5 से 6 मिलियन रुपीज कपड़ा, सूती कपड़ा यूरोप जाता था, जिसमें से लगभग 5 से 6 मिलियन रुपीज के सूती कपड़े यूरोप जाते थे। नंबर टू,
1753 के आसपास 1753 के आसपास 1753 के आसपास 1753 के आसपास भारत से 6.5 मिलियन रुपीज 6.5 मिलियन रुपीज के रेशमी कपड़ों का निर्यात होता था। 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 ठीक है, लेकिन पलासी के वार के बाद यह 5 मिलियन के आसपास हो गया। 5 मिलियन रुपीस के आसपास हो गया। लेकिन पलासी के वार के बाद यह तुरंत घट करके देखो, यह 53 हो गया और यह 57 हो गया। 57 हो गया। 57 हो गया, यानी कि 4 साल हो गया, यानी कि 58 में हो गया कितना? लगभग 5 मिलियन रुपीज। लेकिन आपको 57-58 नहीं लिखना है, आपको लिखना है पलासी के बाद। ध्यान दीजिएगा, ये लिख सकते हैं, 53 लिख सकते हैं, इसका आंकड़ा मेरे पास है जो मैं बताया हूं। लेकिन थरूर ने 57-58 नहीं लिखा है, वो कहा है पलासी के बाद, तो आपको भी लिखना है पलासी के बाद। ठीक है, अगला पॉइंट, थरूर के अनुसार बंगाल से निर्यात होने वाली सूती एवं रेशमी कपड़ों को देखते हुए उनके उत्पादन में लगभग 33% की वृद्धि हो गई। यानी जब इनका मांग बढ़ा, जब कॉटन का यानी कि सूती का और सिल्क यानी रेशम का जब मांग बढ़ा, तो इन दोनों के उत्पादन में लगभग 33% की वृद्धि हो गई। 33% की वृद्धि हो गई। 33% की वृद्धि हो गई। पैरा बदल करके संक्षेप में ब्रिटिश सरकार की शोषणकारी नीतियों के कारण न केवल भारतीय उद्योगों का विदेशी बाजार छीन लिए गए, न केवल भारतीय वस्तुओं का विदेशी बाजार छीन लिए गए, बल्कि उनको अपने घर से भी अपदस्थ कर दिया गया।
बल्कि उनको अपने घर से भी निकाल दिया गया, अपने घर से भी निकाल दिया गया। और इसीलिए मार्क्स लिखता है, और इसलिए मार्क्स लिखता है, और इसलिए मार्क्स लिखता है, और इसलिए मार्क्स लिखता है कि सूती कपड़ों के घर में ही, सूती कपड़ों के घर में ही, इसको लिखना है आपको, सिंगल इन्वर्टेड कोमा के अंदर लिखना है। सूती कपड़ों के घर में ही सूती कपड़ा को भर दिया गया। सूती कपड़ों के घर में ही सूती कपड़ा को भर दिया गया। जबकि ब्रिटिश गवर्नर जनरल, या एक काम करिए, जबकि हटा दीजिए। जैसे आपने लिखा मार्क्स, इसके नीचे लिख दीजिए उसका नाम, ताकि दोनों अलग अलग हो जाएगा। जबकि हटा दीजिए, ठीक है ना, इसके नीचे लिख दीजिए ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक लिखता है, ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक लिखता है कि बंगाल के बुनकरों की हड्डियों से, बंगाल के बुनकरों की हड्डियों से, द बोन्स ऑफ द वेबर ऑफ बंगाल, बंगाल के बुनकरों की हड्डियों से बंगाल की धरती सफेद हो गई। बंगाल के बुनकरों की हड्डियों से बंगाल की धरती सफेद हो गई। इसको भी लिखना है, सिंगल इन्वर्टेड कोमा में लिखना है। इसको भी लिखना है सिंगल इन्वर्टेड कोमा में, ठीक है। तो ये आपका है ब्रिटिश सरकार की दोषपूर्ण प्रशुल्क नीति है, ध्यान दीजिएगा। यानी समझने वाली बात है, समझिए बात को बस एक मिनट में। समझने वाली बात है कि ये इंडिया है, और ये अमेरिका है। अमेरिका है और ये इंग्लैंड है। ये भी इसका कॉलोनी है, उपनिवेश है, और ये भी इसका उपनिवेश था, ये भी इसका कॉलोनी था, दोनों था। यानी ये मदर नेशन है, ये मदर नेशन है जिसको कहते हैं मातृदेश, और ये दोनों कॉलोनी है, और ये दोनों मातृदेश के कॉलोनी है। इंग्लैंड कहता है कि हम पूंजीवाद का समर्थक हैं, हम पूंजीवाद का क्या है, समर्थक हैं, और इसलिए हमने 1813 और 33 के अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश EIC के व्यापारिक एकाधिकार को हमने समाप्त कर दिया, और उसके जगह पर हमने इंडिया में शुरू किया फ्री ट्रेड पॉलिसी शुरू किया, बेस्ड ऑन दी लेसेज
फेयर, लेसेज फेयर। हम पूंजीवाद का समर्थक हैं और इसलिए हमने 1813 और 33 इन दोनों अधिनियम के द्वारा भारत में ब्रिटिश कंपनी का जो व्यापारिक एकाधिकार था उसको हमने डेमोलिश कर दिया, उसको समाप्त कर दिया। और प्रसिद्ध अर्थशास्त्री एडम स्मिथ के विचारों से प्रभावित होकर के हमने भारत में भी मुक्त व्यापार की नीति शुरू किया, फ्री ट्रेड पॉलिसी, मुक्त व्यापार की नीति, जो कि लेसेज फेयर, इसी का हिंदी, इसी का इंग्लिश होता है, ये शब्द जो है इसी का इंग्लिश होता है फ्री ट्रेड पॉलिसी, लेसेज फेयर पर आधारित है। बात तो ठीक है, लेकिन यहां प्रश्न यह है कि ये बताओ कि तुम कहते हो कि यू सपोर्ट फ्री ट्रेड पॉलिसी, अच्छी बात है। तुम कहते हो कि हम पूंजीवाद को समर्थन करते हैं, हम सपोर्ट करते हैं, फ्री ट्रेड पॉलिसी का हम समर्थन करते हैं, तुम कहते हो। क्यों भाई? क्योंकि यह पूंजीवाद का डिमांड है, ये पूंजीवाद का डिमांड है, ये इसका डिमांड है। जब ये आएगा तो ये होना चाहिए, अच्छी बात है। लेकिन प्रश्न ये है कि पूंजीवाद कहता है कि ये बाजार हो गया, बाजार में एक होता है डिमांड और दूसरा होता है सप्लाई। बाजार में एक डिमांड होता है और दूसरा सप्लाई होता है। ये दोनों बाजार के द्वारा निर्धारित होते हैं, इसमें कोई बाहरी हस्तक्षेप नहीं होता है। लेकिन तुम क्या करते हो? एक और कहते हो कि हम पूंजीवाद का समर्थन करते हैं, और दूसरी ओर जब हम देखते हैं कि हमारे यहां के सामान तुम्हारे घर में जाते हैं तो उनके ऊपर तुम हाई कर लगाते हो, और जब तुम्हारे यहां का सामान हमारे घर में आते हैं तो या तो कर लगाते ही नहीं हो, या लगाते हो तो केवल सिंबॉलिक कर लगाते हो, सांकेतिक 2%, 3%। तो इसके आलोचकों ने कहा कि इज इट कैपिटलिज्म, इज इट कैपिटलिज्म, क्या यही पूंजीवाद है? अरे पूंजीवाद तो कहता है कि तुम भी छोड़ दो, हम भी छोड़ दें। तो हम क्या देखते हैं कि तुम अपने उद्योगों को संरक्षण दे रहे हो और हिंदुस्तान के जो उद्योग हैं उनको बर्बाद कर रहे हो, और बर्बादी के लिए पूंजीवाद को बदनाम कर रहे हो। ये केवल भारत के संदर्भ में नहीं है, या आप याद कीजिए, अभी चूंकि आप पढ़े नहीं है लेकिन फिर भी हम बताते हैं, आप याद कीजिए। जब अमेरिका पर इंग्लैंड का प्रभाव था, यानी जब अमेरिका इंग्लैंड का उपनिवेश था, उस दौर में इंग्लैंड ने 1765 में पारित किया स्टैम्प टैक्स, स्टैम्प टैक्स। इसके बाद फिर आया, इसके बाद रॉकिंघम इंग्लैंड का प्रधानमंत्री बना, इसके बाद विलियम पीट इंग्लैंड का प्रधानमंत्री बना, इसके बाद लॉर्ड नॉर्थ इंग्लैंड का प्रधानमंत्री बना, और इस समय प्रधानमंत्री था ग्रीनविले था, ग्रीनविले 65 में ग्रीनविले, रॉकिंघम, विलियम पीट, लॉर्ड नॉर्थ, ये सब इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे। और इन सबने अपने कार्यकाल में, इन सबने अपने कार्यकाल में, इन सबने अपने कार्यकाल में अमेरिका पर कर लगाने का प्रयास किया, लगाने का प्रयास किया।
जिसका अमेरिका ने विरोध किया, जिसका अमेरिका ने विरोध किया कि नहीं, एक पैसा आपको हम नहीं दे सकते। अमेरिका ने कहा कि एक पैसा कर के नाम पर आपको हम नहीं दे सकते, आपको लेने का अधिकार नहीं। और तब जाकर के अमेरिका में शुरू हुआ क्या, वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, याद होगा आपको। तो ये कोई भी साम्राज्यवादी सरकार इस काम को करती है, यहां पर कोई नया चीज नहीं है, ठीक है। हां, प्रियंका ने कहा नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन, यही नारा था, ध्यान दीजिएगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, इस टॉपिक को कम से कम समाप्त कर दिया जाए। अगला लिखिए, अगला कारण है भारत में रेलवे का विकास। भारत में रेलवे का विकास, इसका भी रोल था। लिखिए, अगला पॉइंट होगा भारत में रेलवे का विकास, राइट डाउन, लिखिए। निसंदेह, निसंदेह रेलवे है, ऐसे ही लिखना है जैसे मैं बोल रहा हूं। निसंदेह रेलवे है, रेलवे है डैश आधुनिकता का सूचक, आधुनिकता का सूचक, फुल स्टॉप। निसंदेह रेलवे है ऐसे डैश आधुनिकता का सूचक, खड़ी पाई, फुल स्टॉप। फिर कंटिन्यू करिए, कंटिन्यू, यहां से कंटिन्यू। भारत में रेलवे की भूमिका प्रतिगामी साबित हुई। भारत में रेलवे की भूमिका प्रतिगामी साबित हुई, प्रतिगामी साबित हुई, जिसने कच्चा माल को छीन लिया, जिसने कच्चा माल को छीन लिया और बाजार को भी तबाह कर दिया। कच्चा माल को छीन लिया और बाजार को भी तबाह कर दिया, तबाह कर दिया, तबाह कर दिया। यदि यह जापान में, यदि यह जापान और अमेरिका में, यदि यह जापान और अमेरिका में आई थी, यदि हटा दीजिए, इस वाक्य में से यदि हटा दीजिए, लिखिए, जब अमेरिका और जापान में आई थी, जब अमेरिका और जापान में आई थी, तो राष्ट्र निर्माण करने में, जब अमेरिका और जापान में आई थी तो राष्ट्र निर्माण करने में केंद्रीय भूमिका निभाई। राष्ट्र निर्माण करने में केंद्रीय भूमिका निभाई, केंद्रीय भूमिका निभाई। कॉमा दीजिए, कॉमा, नीचे कॉमा। भारत में भी, भारत में भी, भारत में भी, भारत में भी, लेकिन 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 इच्छा के विरुद्ध, लेकिन इच्छा के विरुद्ध, अगेंस्ट डिजायर,
इच्छा के विरुद्ध, फुल स्टॉप। इस बात को समझे आप, इस बात को समझ लिए जो मैंने अभी लिखवाया। ठीक है, देखो मैंने कहा बच्चों, नहीं, ब्रिटिश सरकार के इच्छा के विरुद्ध। इच्छा के विरुद्ध का मतलब हुआ साम्राज्यवादी सरकार के इच्छा के विरुद्ध। हम तो चाहते ही थे, हम लोग तो चाहते थे, लेकिन उसका निर्माण हमारे लिए थोड़े हुआ था, उसका निर्माण उनके लिए हुआ था, तो उनके इच्छा के विरुद्ध। ओके, राइट, नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट। नेक्स्ट, भारत में पश्चिमी आधुनिक अंग्रेजी शिक्षा तथा संस्कृति का प्रचार प्रसार, प्रचार प्रसार, प्रचार प्रसार, लिखिए, मार्च 1835, मार्च 1835, मार्च 1835 मैकाले, मैकाले डैश भारत में अंग्रेजी शिक्षा का शुरुआत, भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत, फुल स्टॉप। अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत डैश, शुरुआत के बाद डैश, फुल स्टॉप नहीं, डैश। समाज, समाज, धर्म, भाषा, सभ्यता, संस्कृति में सकारात्मक परिवर्तन, सकारात्मक परिवर्तन की संभावना, की संभावना, की संभावना, फुल स्टॉप, फुल स्टॉप। मार्च 1835, सोनम, मार्च 1835 लॉर्ड मैकाले डैश भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत, अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत डैश समाज, धर्म, संस्कृति, भाषा, साहित्य, रीति रिवाज,
में परिवर्तन की संभावना, परिवर्तन की संभावना, परिवर्तन की संभावना डैश डैश भारत में, भारत में डैश देने के बाद भारत में मध्यकाल का अवसान, मध्यकाल का अवसान तथा आधुनिकता का आगमन, आधुनिकता का आगमन, आधुनिकता का आगमन। लेकिन आधुनिकता के जगह, लेकिन आधुनिकता के जगह, लेकिन आधुनिकता के स्थान पर पश्चिमीकरण, पश्चिमीकरण, वेस्टर्नाइजेशन, वेस्टर्नाइजेशन को प्रोत्साहन, को प्रोत्साहन, फुल स्टॉप। लेकिन आधुनिकता के जगह, लेकिन आधुनिकता के जगह या स्थान पर पश्चिमीकरण को प्रोत्साहन, खड़ी पाई। लिखिए, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में लिखना है। जो मैं बोलने जा रहा हूं उसे सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में लिखना है। लिखिए, हम लोग भारत में एक ऐसी शिक्षा का, एक ऐसी शिक्षा का नींव डालने जा रहे हैं, एक ऐसी शिक्षा का नींव डालने जा रहे हैं, नींव डालने जा रहे हैं, जिसके द्वारा एक वर्ग पैदा होगा, जिसके द्वारा एक वर्ग पैदा होगा, एक क्लास पैदा होगा, रंग में काला होगा, रंग में काला होगा, ब्लैक इन कलर, रंग में काला होगा, सोच और व्यवहार में अंग्रेज होगा, सोच और व्यवहार में अंग्रेज होगा। क्लोज कर दीजिए, सोच और व्यवहार में अंग्रेज होगा, क्लोज कर दीजिए, फुल स्टॉप। मैं काले, क्लोज करके फुल स्टॉप नहीं, क्लोज करिए, डैश दीजिए। ऐसे आपने लिखा, ये यहां शुरू हुआ, यहां पर क्लोज हो गया, यहां डैश, और यहां लिखिए मैं काले, और इसके सामने फुल स्टॉप। ऐसे ये पूरा सेंटेंस हो गया, ये सेंटेंस हो गया, ये क्लोज हो गया, क्लोज हो गया। यहां पर इसके नीचे ये, इसके नीचे ये डैश, इसके सामने मैं काले, फिर फुल स्टॉप। नीचे लिखिए पैरा बदल करके, परिणाम, परिणाम अपनी ही संस्कृति, अपनी ही संस्कृति अब, अपनी ही संस्कृति अब निंदनीय लगने लगी, अपनी ही संस्कृति अब पिछड़ा लगने लगी, अपनी ही संस्कृति अब पिछड़ा, अपनी ही संस्कृति अब पिछड़ा लगने लगी, लगने लगी, अपनी ही संस्कृति अब पिछड़ा लगने लगी। अर्थात, अर्थात
अर्थात घरेलू बाजार, अर्थात घरेलू बाजार अपने घर को छोड़ दिया। ऐसे लिखिए, नहीं ऐसे नहीं, ऐसे लिखिए, अर्थात घर ने, अर्थात घर ने घरेलू बाजार को छोड़ दिया, अर्थात घर ने ही घरेलू बाजार को छोड़ दिया, घरेलू बाजार को परित्याग कर दिया, ये बेहतर होगा, परित्याग कर दिया। अर्थात घर ने ही घरेलू बाजार को परित्याग कर दिया, परित्याग कर दिया, फुल स्टॉप। लास्ट पॉइंट आज का अंतिम पॉइंट, अंतिम पॉइंट लिखिए, देशी राज्यों का पतन, देशी राज्यों का पतन, देशी राज्यों का पतन, देशी राज्यों का पतन, देशी राज्यों का पतन लिखिए। ब्रिटिश साम्राज्य के स्थापना से पूर्व, ब्रिटिश साम्राज्य के स्थापना से पूर्व, ब्रिटिश साम्राज्य के स्थापना से पूर्व भारत में देशी राज्य एवं राजा, भारत में देशी राज्य एवं राजाओं के द्वारा, भारत में देशी राज्य एवं राजाओं के द्वारा भारतीय वस्तुओं को, भारतीय वस्तुओं के उत्पादन में, भारतीय वस्तुओं के उत्पादन को प्रोत्साहन, भारतीय वस्तुओं के उत्पादन को प्रोत्साहन तथा संरक्षण, प्रोत्साहन तथा संरक्षण प्रदान किया जाता था, प्रोत्साहन तथा संरक्षण प्रदान किया जाता था। फुल स्टॉप। उनके अवसान के बाद, उनके अवसान के बाद, अवसान का मतलब होता है समाप्त होना, उनके अवसान के बाद विदेशी राज्य, विदेशी राज्य का इन वस्तुओं में कोई अभिरुचि नहीं थी, इन वस्तुओं में कोई अभिरुचि नहीं, इन वस्तुओं में कोई अभिरुचि नहीं, केवल कच्चे माल में अभिरुचि, केवल कच्चे माल एवं बाजार में अभिरुचि। बहुत बढ़िया पॉइंट है, केवल कच्चे माल एवं बाजार में अभिरुचि, कच्चे माल एवं बाजार में अभिरुचि, डैश डैश ढाका, मुर्शिदाबाद जैसे तमाम शिल्प केंद्र, तमाम शिल्प केंद्र, तमाम शिल्प केंद्र तबाह हो गए,
तबाह हो गए, तबाह हो गए, शिल्प केंद्र तबाह हो गए, फुल स्टॉप। पैरा बदल करके लास्ट पॉइंट, लास्ट सेंटेंस, ये पॉइंट नहीं होगा, सेंटेंस होगा, पैरा बदल करके। संक्षेप में संक्षेप में ब्रिटिश काल में भारतीय उद्योगों की बर्बादी, भारत में ब्रिटिश काल में उद्योगों की बर्बादी मिथ्या नहीं, ऐसे मिथ्या नहीं, कॉमा दे करके दैवीय प्रकोप नहीं, फिर यहां पर दैवीय, ऐसे फिर नीचे कॉमा दे करके ऐतिहासिक दुर्घटना नहीं, दुर्घटना को ऐसे नीचे उसी में अपितु सुनियोजित, 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 अपितु सुनियोजित, प्लैंड, सुनियोजित, फुल स्टॉप। And today your class is over. And today your class is over. आपका क्लास समाप्त हुआ, मेरा सेवा समाप्त हुआ, और कल हम लोग एक बार फिर मिलेंगे। ओके छात्रों, गॉड ब्लेस यू, नाइस, जय हिंद, जय भारत।